सफल बिजनेसमैन के रूप में आज पूरे प्रदेश में आप जाने जाते हैं। ये यात्रा कहाँ से शुरू हुई उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। तो पिताजी ने सोचा कि रायपुर और नागपुर के बीच में रायपुर को चूज़ किया। बोले अगर तुम्हें फैक्ट्री डालना है तो तुम रायपुर शिफ्ट करो। तो ये मेरे पिताजी का डिसीजन था। तो डर नहीं लगा कि एक युवा जो है वो इस बिजनेस में आ रहे हैं? उस 6 माह के बाद मुझे आज तक उद्योग चलाने में या नफा नुकसान से कभी डर नहीं लगा। छत्तीसगढ़ का उद्योग एक है, तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? छत्तीसगढ़ में जिस तरह की यूनिटी है पूरे देश में कहीं पर भी वो यूनिटी आपको नहीं देखने को मिलेगा। तभी छत्तीसगढ़ में इतने सारे उद्योग संगठन बहुत ही प्रभावी तरीके से काम कर रहे हैं। प्रदेश ने देखा एक ऐसा माहौल जिसकी चर्चा पूरे प्रदेश में हो रही है, सेंट्रल इंडिया में हो रही है। ये 360 डिग्री जो झुका हुआ या चीज़ें घूमी, इसके पीछे क्या कारण था और कैसे आपके दिमाग में आया? मुझे लाइफ में कुछ चैलेंजेस लेने का बड़ा शौक है। जैसे बस्तर में एक बंद पड़ा उद्योग को मैंने लिया। बस्तर में एकमात्र उद्योग था, उसको बंद पड़े उद्योग को लेकर के सक्सेसफुली चालू किया। द बिजनेस लीडर विद संदीप अखिल। नमस्कार, मैं हूं संदीप अखिल। आप देख रहे हैं द बिजनेस लीडर। द बिजनेस लीडर में हमारे साथ है विजय झवर जी। विजय झवर जी से चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखते हैं। रायपुर की नई पहचान जोरा द मॉल आज आधुनिक छत्तीसगढ़ का प्रतीक है। इस रोशनी, रंग और रौनक के पीछे एक नाम है विजय झवर, जिन्होंने एक बंद पड़े प्रोजेक्ट को पुनर्जीवित कर प्रदेश की राजधानी को नई धड़कन दी। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने मात्र 24 वर्ष की उम्र में उद्योग की दुनिया में कदम रखा और अपनी दूरदृष्टि से प्रदेश का पहला वेस्ट रिकवरी बेस्ड पावर प्लांट स्थापित किया। जोरा द मॉल सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि उनके साहस, समर्पण और दृष्टि का जीवंत प्रतीक है, जो कहता है कि सपना अगर सच्चे इरादे से देखा जाए तो वह एक दिन समाज का गौरव बन जाता है। आइए मिलते हैं उद्योग, इनोवेशन और सामाजिक उत्तरदायित्व तीनों को साथ लेकर चलने वाले विजय झवर जी से, जिन्होंने न सिर्फ उद्योगों को पुनर्जीवित किया बल्कि युवाओं के लिए प्रेरणा का एक पुंज भी बने। विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बिजनेस लीडर में। नमस्कार। बातों की शुरुआत करते हैं। बहुत कम उम्र में जीवन में आपने आपाधापी देखी, उसके बाद आज एक सफल बिजनेसमैन के रूप में आज पूरे प्रदेश में आप जाने जाते हैं। ये यात्रा कहाँ से शुरू हुई उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। वर्ष 2002 में मैं अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट करके मैं बड़बिल उड़ीसा, जहाँ का मैं निवासी रहा, जहाँ मैं पला बड़ा, वहाँ मैं वापस शिफ्ट हुआ पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद वर्ष 2002। और मैंने मेरे फादर का माइनिंग कॉन्ट्रैक्टरशिप का बिजनेस था, जिसे आजकल हम लोग नए रूप में MDO कहते हैं। तो आयरन और माइनिंग का काम था एवं आयरन और ट्रेडिंग का काम था। तो उसको 2 वर्ष तक मैं वहाँ संभाला। बट मेरी एक इच्छा थी कि मैं एक इंडस्ट्री लगाऊँ। तो उस विषय में, क्योंकि पहले मैं नागपुर में पढ़ा था तो और रायपुर में हमारा बहुत आयरन और का ट्रेडिंग था। यहाँ पर मैं हमारे कई सारे जो स्टील प्लांट थे रायपुर और छत्तीसगढ़ में, वहाँ पर मैं हमारी आयरन और की सप्लाई थी। तो पिताजी ने सोचा कि रायपुर और नागपुर के बीच में रायपुर को चूज़ किया। बोले अगर तुम्हें फैक्ट्री डालना है तो तुम रायपुर शिफ्ट करो। तो ये मेरे पिताजी का डिसीजन था, जिसको कि मैं आज मानता हूँ कि ये आने वाले मेरे कई जनरेशन्स तक ये लोग याद रखेंगे कि एक बड़बिल जैसी छोटी जगह से रायपुर जैसे एक शहर में, जो कि नया नया स्टेट बना था छत्तीसगढ़। तो ये डिसीजन एक बहुत बड़ा डिसीजन था। उनका आशीर्वाद था, ये वस्तुतः आशीर्वाद भी कह लीजिए। और ये उनका विजन था कि बड़बिल से निकल करके तुम्हें एक ऐसे राज्य में अपने आप को स्थापित करना चाहिए जो नया है और जिसकी ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स बहुत हाई हैं। जिस तरीके से आपने बताया कि उड़ीसा से निकलकर फिर छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से आपने काम शुरू किया, तो रायपुर में फिर आप क्योंकि इंजीनियरिंग की पढ़ाई किए थे, तो रायपुर में आपने किस तरीके से काम को शुरू किया? छत्तीसगढ़ में शुरुआत करने के लिए, क्योंकि हम लोगों का आयरन और ट्रेडिंग का ही काम था, तो उसका जो नेक्स्ट स्टेप होता था, उस वक्त स्पॉन्ज आयरन इंडस्ट्री में एक जो नया विकसित हुआ था टेक्नोलॉजी स्पॉन्ज आयरन का, तो उस पर मुझे काम करने का एक अपॉर्चुनिटी मिला। तो हमने यहाँ पर मैं यही सोचा कि क्यों नहीं एक स्पॉन्ज आयरन प्लांट से शुरुआत करें, एक 100 टन के प्लांट से शुरुआत करें, क्योंकि इंडस्ट्री में पहला एक्सपीरियंस कोई एक्सपीरियंस था नहीं और 24 साल का युवा था मैं उस वक्त। तो
मैंने वही समझ करके यहाँ पर मैं स्पॉन्ज आयरन इंडस्ट्री में अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए शुरुआत की सन 2004 में, और मात्र 6 माह के अंदर में मार्च 2005 के अंदर ही हमने उसमें पहला प्रोडक्शन निकाला। तो ये तो शुरुआत हो गई, स्पॉन्ज आयरन की उसमें आ गए, फिर और कौन कौन सी आप, क्योंकि देखिए हम जाएंगे उस जर्नी तक जहाँ जिसके बारे में आज पूरा प्रदेश चर्चा करता है, लेकिन जिस तरीके से स्पॉन्ज आयरन में आप आए उस समय मार्केट भी काफ़ी ऊपर नीचे था, और जिस तरीके से आप उसमें आ गए तो डर नहीं लगा कि एक युवा जो है वो इस बिजनेस में आ रहे हैं? जब मैं 2005 में प्रोडक्शन जब शुरू किया, शुरू करते ही पहले 6 माह में बहुत लॉस हो रहा था। तो मैं रोज आकर के फादर से बात करता था। मैं बोला कि आप मुझे बड़बिल के इतना अच्छा प्रॉफिट मेकिंग जगह से निकाल करके आप यहाँ ले आए हैं मुझे रायपुर में, जहाँ पूरी दुनिया बड़बिल की तरफ देख रही है, चाइना से लोग आ रहे हैं बड़बिल में, क्योंकि वहाँ से एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा काम था। तो वो नुकसान को देखते हुए मैं थोड़ा सा पहले 6 माह में घबराया। तो मेरे पिताजी ने एक दिन मुझे बैठ करके घर पे बोला कि एक काम करते हैं, तुम वापस बड़बिल चले जाओ, ये नुकसान मेरा, और जिस दिन इस इंडस्ट्री में मुनाफा आ जाएगा तुम वापस आ जाना, ठीक है, तुम्हें नुकसान नहीं देखना पड़ेगा, बट ये काम तो रहेगा ही इसी तरीके से। और मैं कई बार बोलता था कि नुकसान का काम है पापा, क्यों नहीं इसे बेच दें, हम बड़बिल में इतने सुख और शांति से और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। बट ये उनका विजन था कि नुकसान से मत घबराओ, ये इंडस्ट्री तुम्हें बहुत नाम भी देगा, पैसा भी देगा, ख्याति भी देगी। तो उनके विजन के कारण उस वक्त वो मजबूती जो उन्होंने दिखाई, उस मजबूती का असर है कि आज मैं यहाँ तक पहुँच पाया। उसके बाद आपने क्या क्या नए काम शुरू किए 2004-2005 के बाद? 2005 में काफ़ी सारे चैलेंजेस थे पर्यावरण और पोल्यूशन को लेकर के, उस वक्त बहुत बड़े चैलेंजेस थे। पूरे प्रदेश में स्पंज आयरन उद्योग काफ़ी तेज़ी से लग रहे थे, तो एक पर्यावरण में पोल्यूशन की एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई थी। तो उस वक्त के माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में जो हमारे यहाँ के छत्तीसगढ़ के इंडस्ट्री लीडर्स थे, उन लोगों ने चर्चा करके इस प्रॉब्लम को किस तरीके से समाधान किया जाए, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस वक्त सपोर्ट किया, बोले कि नहीं, क्योंकि फर्स्ट टाइम छत्तीसगढ़ में इतने उद्योग लग रहे हैं, तो पर्यावरण एक चैलेंज था, तो उसको मीट आउट करते हुए सन 2008 में पहली बार मैंने भी एक वेस्ट हीट रिकवरी बेस्ड पावर प्लांट लगाया अपने, जिससे कि मुझे काफ़ी फायदा भी हुआ। और इससे पर्यावरण को बेटर करने के लिए हम लोगों की एक पहल थी, सरकार की तरफ से ये कंपलसरी किया गया कि जितने भी औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा के अंदर उद्योग हैं, उन्हें धीरे धीरे करके अपने यहाँ पावर प्लांट लगाना पड़ेगा। तो ये जर्नी वहां से शुरू हुई सन 2012 में। फिर मुझे लगा कि मुझे थोड़ा और एक्सपेंशन करना चाहिए, तब तक मैं स्लो ही चल रहा था। 2012 में बिलासपुर में एक ऑलमोस्ट बंद पड़ा सा प्लांट मेरे संज्ञान में आया, तो मैं अपने फादर को बड़ा मना करके एक दिन लेकर के गया वहां कि एक बार चलते हैं देखने के लिए, ऐसे विजिट किया। तो वो जिनकी फैक्ट्री थी वो भी बड़बिल से ही बिलोंग करते थे, वो भी बिलासपुर शिफ्ट हो चुके थे, बट उनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, और मेरे पापा के पुराने मित्र निकल गए वो। तो उन्होंने ऐसे ही देखा, पिताजी को फैक्ट्री बहुत अच्छी लगी, तो बोले ठीक है ये फैक्ट्री ले लेते हैं, तुम रायपुर का संभाल लेना, मैं बिलासपुर का संभाल लूंगा। ये बोल के उन्होंने ले तो लिया, बट फिर उन्होंने बोला अब तुम ही संभालो इसको। तो इस तरीके से एक और फैक्ट्री बिलासपुर में ली। उस वक्त भी मार्केट कंडीशंस बहुत खराब थे, बट वो चैलेंज समझ के लिया मैंने। अचानक से सन 2013 में मेरे फादर चल बसे, उनका स्वर्गवास हो गया, एंड वो एक मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया कि अचानक से, जबकि कोई ऐसी तबीयत खराब भी नहीं थी, तो 2013 में ये एक बहुत बड़ा शॉक लगा। बट उस वक्त मेरी माताजी इतनी स्ट्रांग थी कि मैं ये मानता हूँ कि मेरी मदर के वो स्ट्रेंथ के कारण मैं आगे बढ़ पाया। फिर सन 2014 में एक ऐसा मौका आया कि जब मैं अपने उद्योग संगठन से जुड़ सकूं, तो वहां से फिर एक नई शुरुआत हुई, फैक्ट्री भी चली और अपने एक उद्योग संगठन से भी मैं जुड़ा। सेंट्रल में भी आपने समय समय पर जो भी एडवाइजरी, जो भी एडवाइस जो है वो आपने, जो उस टीम में भी आप शामिल रहे, और कहीं ना कहीं जो पॉलिसी मेकिंग की जो बात आती है उसमें भी आपने अपने विचार रखे। तो वो किस तरीके के विचार आपने रखे और किस तरीके से उसका इम्प्लीमेंट जो है आने वाले समय में हुआ? सन 2014 में केंद्र में भी सरकार बदली, और सन 2014 में मैं छत्तीसगढ़ स्पॉन्ज आयरन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का महासचिव बना। तो कई सारी नीतियों के ऊपर में डिस्कशन हो रहा था। सबसे इम्पोर्टेंट इशू था कि उस वक्त कोल ब्लॉक सब डीएलोकेट किए गए थे 2012 में। उसके बाद कोयले से रिलेटेड कई सारी पॉलिसी चेंजेस की बात होने लगी। सन 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने एक माइनिंग के ऊपर एक डिसीजन दिया, जिसके अंदर उन्होंने कई सारे खदानें जो चल रही थी उड़ीसा में, उनको अचानक से बंद किया, और सरकार को बोला कि वो उनके एप्लीकेशंस और रिन्यूअल और इसके ऊपर विचार करे माइनिंग रिलेटेड पॉलिसीज में। तो
उस वक्त भी हमारे अभी के जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं श्री विष्णुदेव साय जी, वो उस वक्त वहां पर मैं केंद्र में स्टील एंड माइंस में मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे जी। तो उनके कारण छत्तीसगढ़ के तरफ से अपनी बात रखने का मुझे एक मौका मिला वहां। तो मैंने भी समय समय पर वहां जब MMDR एक्ट का प्रेजेंटेशन देने की बात आई तो मैंने अपने छत्तीसगढ़ स्पंज एंड मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की तरफ से उस एक्ट में कुछ प्रेजेंटेशन दिए, कुछ सुझाव दिए। 2015 में नया MMDR एक्ट आया जिसमें पहली बार केंद्र सरकार ने कोई भी खदान को अलॉट करने के लिए ऑक्शन का नियम लाया जी। तो इस तरह के कई सारे चैलेंजेस भी आए, हम लोगों ने अपने प्रेजेंटेशंस दिए और हमारी बातों को भी वहां सुना गया, क्योंकि हमने पूरे उद्योग जगत की तरफ से बात रखा, ना कि किसी एक इंडिविजुअल उद्योग को क्या फायदा हो। एक टर्निंग पॉइंट आया पॉलिसी मेकिंग में जब 2016 में जो कोयला जो यहाँ के उद्योग को चाहिए रहता है वो लॉन्ग टर्म लिंकेज के माध्यम से दिया जाता था कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा, और उसकी स्वीकृति केंद्र सरकार के कोल मंत्रालय द्वारा की जाती थी। तो उसमें फिर एक आया कि ये जो कोयला का आवंटन भी किया जाता है इसको भी ऑक्शन के माध्यम से दिया जाए। तो सन 2016 की वो जो एक पॉलिसी थी उस पॉलिसी में 4 से 5 अलग अलग जगहों शहरों पे, कभी कलकत्ता में, कभी दिल्ली में और अलग अलग शहरों पे स्टेक होल्डर कंसल्टेशन किया गया। माननीय उस वक्त के मंत्री कोयला के थे श्री पीयूष गोयल साहब, अनिल स्वरूप साहब कोल सेक्रेटरी थे। तो हर वो जगह जहां वो प्रेजेंटेशन और स्टेक होल्डर कंसल्टेशन किया जाता था मैं छत्तीसगढ़ की तरफ से वहां चला जाता था और मैं अपनी बात रखता था। तो उस बात को रखने में मैं ये जरूर सफल हुआ कि जो कोल का जो लिंकेज का आवंटन हो वो हर सेक्टर के लिए अलग अलग तरह की नीलामी हो। स्पंज आयरन को अलग तरीके से ट्रीट किया जाए, सीमेंट को अलग तरीके से, एल्यूमिनियम सेक्टर को अलग तरीके से। तो इन बातों का संज्ञान हमारे उस वक्त के कोल मंत्रालय में जो माननीय मंत्री जी थे और सेक्रेटरी थे उन्होंने संज्ञान लिया और वो डिसीजन हुआ। तो ये एक माइलस्टोन डिसीजन था जिसका की लाभ छत्तीसगढ़ के स्पंज आयरन उद्योग को काफी मिला। जिस तरीके से आपने प्रेजेंटेशन दिया, जिस तरीके से आप अपनी बात रखे और समस्त उद्योगों को लेकर आपने अपनी बात रखी, तो इसके लिए समय कैसे निकाल पाते थे आप कि इस तरीके से इसकी तैयारी की जाए, क्योंकि इतना काम इधर भी है, बिजनेस में भी काम है, प्रेजेंटेशन भी देना है, तो इसके लिए समय कैसे निकालते थे आप? मैं 2014-15 से लेकर के सन 2020 तक शायद मैंने अपना 20% समय ही सिर्फ अपने निजी उद्योग के लिए दिया। 80% मेरा समय छत्तीसगढ़ में इस्टेब्लिश्ड उद्योग और देश के स्टील उद्योग के ऊपर में क्या बेनिफिट्स मिलने चाहिए उद्योग को, क्या परेशानियां हैं, मेरा पूरा समय उसी में गया। और मैं महीने में 10 दिन बाहर ही रहता था, कभी हैदराबाद अपनी प्रेजेंटेशन देने के लिए, कभी कलकत्ता कोल इंडिया, कभी दिल्ली में। तो मैंने मैक्सिमम समय वही दिया और मुझे वो बहुत मजा आ रहा था वो काम करने में, क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ की उद्योग की आवाज बन करके सब जगह अपनी बातें रख रहा था। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था कि अगर उद्योग सभी के उद्योग को फायदा होगा तो कहीं ना कहीं मेरे उद्योग को भी उसका फायदा हो। स्टील कंज्यूमर काउंसलिंग ये किस तरीके से काम करता है जिससे उद्योगों को फायदा हो? केंद्र सरकार के कई सारे स्टील मंत्रालय के अधीन कुछ कमिटीज होती हैं, उनमें से स्टील कंज्यूमर काउंसिल ऑफ इंडिया एक होता है जिसके अंदर में कंज्यूमर के भी कुछ मेंबर्स होते हैं और कुछ एक्सपर्ट पैनल मेंबर्स भी होते हैं जो स्टील उद्योग एवं कंज्यूमर्स इन दोनों की हितों का रक्षा करने का काम करता है और वो सुझाव देता है स्टील मंत्रालय को। तो सन 2016 में माननीय विष्णुदेव साय जी ने मुझे उस स्टील कंज्यूमर काउंसिल ऑफ इंडिया में नॉमिनेट किया और ये एक बहुत ही अच्छा अनुभव था। जॉइंट प्लान कमेटी एक जो कि कई सारे बड़े उद्योगों की कमेटी होती है जो कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है बट होती स्टील मंत्रालय के अधीन है। पहली बार उसमें छोटी इंडस्ट्री को एक रिप्रेजेंटेशन मिला और मैं जॉइंट प्लान कमेटी में भी अपनी बातों को रखने का प्रयास किया। तो जॉइंट प्लान कमेटी में मैंने सबसे ज्यादा बात ये रखी कि पूरे देश के अंदर कितने छोटे स्टील प्लांट है, उनकी कैपेसिटी क्या है, इसका एक पूरा डाटा बनना चाहिए, पूरे स्टैटिस्टिक्स बननी चाहिए। तब जाकर के हमें पता चलेगा कि किस राज्य में कितने प्लांट है। और ये क्योंकि स्टील मंत्रालय के अधीन आता है तो स्टील मंत्रालय के पास वो पूरा डाटा होना चाहिए। तो पहली बार 2018 में ये डाटा बनने का काम चालू हुआ कि किस प्रदेश में कितने स्टील उद्योग है, किस तरह के उद्योग है, कौन किस तरह का फिनिश गुड्स बनाता है या कोई इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाता है, फिर उसका कस्टमर कौन है, किस क्षेत्र में कितना स्टील जाता है। तो इस तरह का डाटाबेस बनाने का काम जॉइंट प्लांट कमेटी में हुआ। स्टील कंज्यूमर काउंसिल ऑफ इंडिया के तहत मैंने हमारे उद्योग से रिलेटेड रॉ मटेरियल की जो समस्याएं रहती हैं उसको अवगत कराया। तो ये सब चीजों को बात रखने का एक मौका मिला, बहुत ही अच्छा अनुभव था।
जिस तरीके से राज्य बने हमारे 25 वर्ष हो गए, आपने इस यात्रा को भी देखा, स्टील उद्योग के लिए कितना जो है अच्छा कंडीशन है हमारे छत्तीसगढ़ में, और दूसरे उद्योग धंधे जो बाहर से आ रहे हैं उनके लिए कितना फ्रूटफुल है ये। छत्तीसगढ़ में क्योंकि आयरन ओर की उपलब्धता है और अच्छी क्वालिटी की आयरन ओर की उपलब्धता है, भरपूर मात्रा में कोयला है, यहाँ पर में जमीन की उपलब्धता है, प्लस यहाँ पर में एक बहुत ही शांत वातावरण है। तो ये सब जब हम देखते हैं, सब लोगों को अगर सब चीज़ों को इंटीग्रेट करते हैं तो छत्तीसगढ़ एक बहुत ही अच्छा प्रदेश है जहाँ पर में आप स्टील उद्योग लगा सकते हैं और सक्सेसफुली चला सकते हैं। और क्योंकि यहाँ पर में हमेशा एक स्थायी सरकार रही है छत्तीसगढ़ में, तो ये भी एक बहुत अहम मुद्दा हो जाता है ग्रोथ में छत्तीसगढ़ के, क्योंकि छत्तीसगढ़ एक नया स्टेट है तो यहाँ पर में स्टील की कंजम्पशन की भी ग्रोथ आ रही है। तो हम जो यहाँ पर में लोकल प्रोडक्ट बनाते हैं, कहीं ना कहीं उसकी थोड़ी बहुत डिमांड यहाँ भी रहती है। और छत्तीसगढ़ क्योंकि देश के दिल में बैठा है, यहाँ से कहीं भी हमारे फिनिश गुड्स को भेजना बहुत आसान है, तो छत्तीसगढ़ से लॉजिस्टिक्स की भी बहुत संभावनाएं हैं। इसलिए स्टील, यहाँ जो स्टील हम बनाते हैं वो देश के किसी भी कोने में हम भेज सकते हैं। इसलिए छत्तीसगढ़ में उद्योग लगाना काफ़ी मैं ये बोलता हूँ काफ़ी लाभदायक भी है, और बहुत आसानी से यहाँ पर मैं अपनी समस्या आप सरकार के समक्ष रख सकते हैं। रोजगार के अवसर की हम यदि बात करते हैं तो किस तरीके से आपने अपने उद्योग में जो है लोगों को रोजगार दिया, या कहें CSR की यदि हम बात करते हैं तो उस दिशा में आप क्या काम करते हैं? रोजगार का जहां तक सवाल है तो रोजगार तो हमारी पहली प्राथमिकता होती है कि जो रोजगार हम वहां आसपास, जो फैक्ट्री के आसपास लोग हों, उन्हीं लोगों को दें। जैसे मेरे जो बिलासपुर में जो मेरा एक उद्योग है, वहां पर में 60 से 70% लोग जो काम कर रहे हैं वो 5 से 7 किलोमीटर के रेडियस में रहने वाले लोग ही काम कर रहे हैं। उससे उनको भी रोजगार मिलता है और ये हमारा भी फायदा है कि हमारे पास स्टेबल लोग हैं जो इधर उधर भागते नहीं। और जहां तक सवाल CSR का है तो CSR के अंदर में मैं ये कोशिश करता हूं कि मेरे CSR का पैसा या तो जेन्युइन जगह खर्च हो, चाहे वो कभी स्पोर्ट्स प्रमोशन के लिए हो, या अगर मुझे राज्य सरकार की ओर से कभी कहा जाता है कि यहाँ पर मैं ये स्पोर्ट्स को प्रमोशन करना है तो मैं वहाँ राज्य सरकार के द्वारा उसको खर्च करना चाहूँगा, या गांव के अंदर में अगर कोई लोकल सरपंच और वहाँ की जो कमेटी होती है वो बोलती है कि आप स्कूल के अंदर में कुछ हमें हेल्प करिए तो वो करना चाहूँगा। और CSR में अगर मेरे पास कुछ खर्च करने की राशि अगर बच जाती है तो मैं बड़ी ईमानदारी से उसको प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में भेज देता हूँ। एक बात आप बताएंगे, बड़ा महत्वपूर्ण है कि जो बड़ी कंपनियां हैं, छोटी कंपनियां हैं, इनके बीच में जो है एक, देखिए है तो सब उद्योग, लेकिन कहीं न कहीं वो दूरियां जो है उसको मिटाने के लिए कि उद्योग एक है, छत्तीसगढ़ का उद्योग एक है, तो हमें क्या किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? छत्तीसगढ़ में जिस तरह की यूनिटी है, पूरे देश में कहीं पर में भी वो यूनिटी आपको नहीं देखने को मिलेगा। तभी छत्तीसगढ़ में इतने सारे उद्योग संगठन बहुत ही प्रभावी तरीके से काम कर रहे हैं। जरूर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एक बड़े उद्योग और एक छोटे उद्योग के बीच में कई बार आ जाता है, क्योंकि उसका रीजन है क्योंकि किसी बड़े उद्योग का अगर नुकसान होता है तो छोटे उद्योग का अगर वो फायदे वाली बात होती है तो उसमें आपसी तालमेल बना करके चलना बहुत जरूरी होता है। और यह कोशिश जो छत्तीसगढ़ के जो टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं, ये कोशिश हमेशा करते हैं कि आपसी तालमेल बहुत अच्छे से बन करके चले, और उद्योग संगठन वहां पर में बहुत अहम भूमिका निभाता है। किसी भी प्रदेश के अंदर या देश के अंदर में अगर एक उद्योग संगठित नहीं रहेगा तो वो पर्टिकुलर क्षेत्र का उद्योग कभी आगे नहीं बढ़ सकता। आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की तो उस समय क्या था, आप क्या बनना चाहते थे? उद्योग इसी दिशा में आप आगे बढ़ना चाहते थे कि और कुछ प्लानिंग थी आपकी, विजय जी की? जब आप युवा थे, कॉलेज पढ़े, नागपुर से आपने पढ़ाई की, उस समय क्या सोचते थे? जब मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था तब से मुझे यह पता था कि मुझे अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करना है, और मेरे दिमाग में एक बात थी कि मुझे भी एक इंडस्ट्रियलिस्ट बनना है। तो इस बात को लेकर के जब मैं कंप्लीट करके अपनी पढ़ाई वापस गया बड़बिल, तो मैंने फादर को यही बोला कि मैं आपके इस काम में साथ में जुड़ रहा हूँ, लेकिन मुझे इंडस्ट्री लगाने की इच्छा है। तो मेरी उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए उन्होंने जो संभव प्रयास हो सकते थे, जितनी मदद वो मुझे कर सकते थे, वो उन्होंने किया। प्लेटफॉर्म मुझे उन्होंने बना करके दिया कि इस प्लेटफॉर्म से तुम अपने आप को लॉन्च करो। तो वहां से एक जर्नी फिर मेरी शुरू हुई। जब भी कोई उद्योगपति बनना चाहता है या उद्योग लगाना चाहता है, या जो यंग लोग हैं जो नए नए अभी स्टार्टअप कर रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? किन किन बातों को उनको ध्यान रखना चाहिए? हमेशा
एक उद्योग लगाना या स्टार्टअप लगाना, आपका गोल फिक्स होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं। व्हाट इज योर डेस्टिनी। आपको डेस्टिनी वहां तक लेके जाएगा। व्हाट इज योर डेस्टिनेशन, आपको डेस्टिनी वहां तक लेके जाएगा। आपको ईमानदारी से अपने विजन पे भरोसा रखना पड़ेगा। कभी जब आप इस काम में आए तो कभी डर लगा आपको? मुझे सिर्फ जो प्रथम 6 माह थे 2005 के, जब बहुत नुकसान हो रहा था, सिर्फ उस 6 माह में मुझे बहुत डर लगा। बट उस 6 माह के बाद मुझे आज तक उद्योग चलाने में या नफा नुकसान से कभी डर नहीं लगा। जब जीवन का वो समय आया तो किसने आपको हिम्मत दी कि हाँ विजय आप कर सकते हैं और आप आगे बढ़ सकते हैं, और आज विजय जी इस स्थिति में? मेरे जीवन में हमेशा मुझे इनिशियल डेज में मेरे फादर और मेरे अंकल हैं, रायपुर में रहते हैं, उन्होंने हमेशा मुझे बहुत सपोर्ट किया। और उन्होंने कभी भी कोई परेशानी रही तो उस परेशानी से हमेशा मुझे बाहर करने के लिए, रायपुर में मेरे अंकल रहते हैं जगदीश झंवर जी, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। हर समय उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। देखा जाता है कि जब कोई व्यक्ति, जैसे आप स्टील से जुड़े तो स्टील में ही आगे बढ़े, लेकिन प्रदेश ने देखा कि एक ऐसा मॉल जिसकी चर्चा पूरे प्रदेश में हो रही है, सेंट्रल इंडिया में हो रही है, तो ये 360 डिग्री जो झुकाव हुआ या चीज़ें घूमी, तो इसके पीछे क्या कारण था और कैसे आपके दिमाग में आया कि हमें जो है अब मॉल इस तरीके से लाना चाहिए? मुझे लाइफ में कुछ चैलेंजेस लेने का बड़ा शौक है। जैसे बस्तर में एक बंद पड़ा उद्योग को मैंने लिया। बस्तर में एकमात्र उद्योग था, उसको बंद पड़े उद्योग को लेकर के सक्सेसफुली चालू किया। तो उसी तरीके से जब भी मैं अपने उद्योग क्षेत्र में जाता था तो एक काला सा खंडर सा एक बिल्डिंग मुझे दिखता रहता था। कोविड के बाद में मुझे ये एक महसूस हुआ कि हमारे छत्तीसगढ़ में भी कुछ ऐसे जगह होने चाहिए जहां पर में अगर कोई इस तरह की परिस्थिति कभी आ जाए, तो अगर छत्तीसगढ़ के अंदर में हम टूरिज्म के लिए बाहर अगर नहीं जा पा रहे, तो अपने फैमिली के साथ जा करके कहीं 2-4 घंटे छत्तीसगढ़ के लोग आराम से स्पेंड कर सके, जहाँ एक एंटरटेनमेंट का भी साधन हो, अच्छे रेस्टोरेंट्स। हम जब बाहर जाते हैं तो हम देखते हैं दिल्ली और मुंबई के अंदर टॉप रेस्टोरेंट्स हैं, शॉपिंग के लिए बहुत अच्छी जगह है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं, क्योंकि एक बंद पड़ा खंडर है, इसको कन्वर्ट करने का। तो मैं उस चैलेंज को अपॉर्चुनिटी के नज़र से देखा। तो मैंने बैंकों को अप्रोच किया, तो मुझे पता चला ये तो सिर्फ नीलामी के माध्यम से आएगा। तो बैंकों ने जब उसका नीलामी निकाला तो मैंने उसमें ऑक्शन में पार्टिसिपेट करके इस प्रोजेक्ट को लिया। और ये जो एक बंद पड़ा प्रोजेक्ट था उसको मैंने अपने 2-2.5 साल की कड़ी मेहनत के साथ में उसको चालू किया। और मुझे खुशी इस बात की है कि आज लोगों को वो प्रोजेक्ट काफ़ी पसंद आ रहा है। नाम कैसे सोचा आपने? नाम हम लोगों ने, इसका पुराना नाम था ट्रेजर आइलैंड। तो हमने ट्रेजर आइलैंड, लोग इसे टीआई के नाम से जानते थे। तो टीआई के नाम से जानते थे, तो हमने टीआई नाम को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए अप्लाई किया, तो वो रिजेक्ट हो गया हमारा। तो फिर हमें लगा कि टीआई नाम रिजेक्ट हो गया, तो इस नाम को इस तरीके का एक नाम दिया जाए जिससे कि एक सिंगल वर्ड में एक ऑटो या टैक्सी वाला भी बोले कहाँ जा रहे हैं, तो जोरा जा रहे हैं, क्योंकि जोरा है वहाँ का एक लोकल गांव है, तो वो जोरा जा रहे हैं। तो हमने कहा कि उस जोरा से फिर हम लोगों ने थोड़ा सा इसको मॉडर्न नाम करते हुए जोरा से हमने जोरा निकाला और हमने इसका नाम जोरा कर दिया। जी, कहीं ना कहीं इस तरीके से आपने छत्तीसगढ़ के लोगों को भी कनेक्ट किया, क्योंकि जिस तरीके से हमें अपनी जो आसपास की जो चीज़ें हैं, जो आसपास की संस्कृति है, नाम है, उसका एक उपयोग होता है। और आज ऐसा है कि आपने बहुत अच्छी बात की, चाहे ऑटो वाले हों चाहे कोई भी हो, उस मॉल को बहुत कम समय में बहुत अच्छे से जानते हैं। तो क्या स्ट्रेटेजी आपने बनाई कि इतने कम समय में जो है इतना जो है मॉल आपका फेमस हो गया? एक तो इसका नाम बहुत ही कैची है, जोरा, सिंगल वर्ड में, बट जोरा का एक बहुत अहम मतलब भी है। और ये हर तरह के कास्ट में भी इसका एक मतलब है। हिंदुइज्म, सिखिज्म, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में जोरा का अपना एक मीनिंग है। और मेरे लिए जोरा का पहला मतलब जो निकल करके आया था, सूर्य की पहली किरण। तो ये इस नाम का एक बहुत सांस्कृतिक महत्व भी है। तो एक पहली किरण की तरह मैं इस मॉल को देखता हूं कि रायपुर में एक बंद पड़ा हुआ, 15 साल से बंद पड़ा हुआ एक प्रोजेक्ट को हमने लिया, तो वापस से एक ये रोशनी की तरह है कि छत्तीसगढ़ में सब कुछ चल सकता है। छत्तीसगढ़ में बहुत ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स है, बट आपको थोड़ी हिम्मत दिखानी पड़ेगी। जो जोरा मॉल को दूसरे मॉल से अलग करने के लिए आपने क्या क्या जो है तरीका अपनाया है, या क्या नई चीजें वहां डाले हैं? अब रायपुर में ऑलरेडी 3 से 4 इस्टेब्लिश्ड मॉल्स थे। बिल्कुल।